क्लास 12th। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अभी इसके वीडियो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर होता है और डीएनए किस तरीके से एक हेलिक्स में बना होता है, ठीक है। लेकिन हमें यह भी वहाँ पर पढ़ना है कि इसका डिस्कवरी किस तरीके से हुई है। पहले एक साइंटिस्ट थे मिस्र, जिन्होंने बताया था अबाउट द न्यूक्लियन। बिकॉज जितनी भी डिस्कवरी की गई उनसे ये पता लगाया गया था कि कुछ ऐसे न्यूक्लियस मतलब वो होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पार्ट मौजूद है। तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पार्ट मौजूद हैं, उसी में जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। ये सब हम पहले डिस्कवर कर चुके थे, बट अभी भी ये चीज़ प्रॉपर क्लियर नहीं थी कि वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, किस चीज़ों से बना हुआ है। जो मैंने अभी ऊपर आपको स्ट्रक्चर बताया था वो तो बाद में जब प्रॉपर डिस्कवरी होगी तब उसके बाद बताया गया कि इस तरीके से होता है। ये इनिशियल पॉइंट बता रहे हैं कि कैसे डिस्कवर किया गया कि देयर इज़ समथिंग जेनेटिक मटेरियल जो कि इनहेरिटेंस करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, सो यहाँ पहले ही बताया गया कि मार्चियस ने कुछ न्यूक्लियन ढूंढ लिए थे जो कि कहाँ पर थे, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद थे। और एट दैट सेम टाइम मेंडल सर ने जितने भी अपने लॉज बताए थे वो भी उसी सेम टाइम पे वहाँ पर प्रपोज हुए थे, जिस दोनों में ही ये ज़रूर बताया गया था कि यस कुछ एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। जैसे कि उन्हें मेंडल ने उन्हें फैक्टर्स बोला था कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, बट क्या है वो एग्जैक्ट, क्यों ऐसा हो पा रहा है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं बताती। ये ज़रूर हमें बताते कि कुछ ऐसा है डीएनए, मतलब डीएनए ही एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो कि वर्क कर रहा है, ऐसा जेनेटिक मटेरियल जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिटेड हो रहा है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर जा रहा है। ये सारी चीज़ें अभी तक पता नहीं थी और इनकी डिस्कवरी होने में और ऑल्सो ये प्रूव होने में कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है, काफ़ी टाइम लग गया था। देयर इज़ अ साइंटिस्ट क्विट्स, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जेनेटिक्स को यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है हमारे पास उसको मॉलिक्यूलर लेवल पर पढ़ना स्टार्ट किया या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे उसकी रिसर्च करना स्टार्ट हुई कि हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो ट्रांसमिट हो रहे हैं या ट्रांसमिट होकर चेंज लाते हैं किसी तरीके का, या स्ट्रक्चर वहाँ पर उन्हें देखा गया। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेक्स्ट जितने भी इसके प्रीवियस साइंटिस्ट आए थे, डिस्कवरीज हुई थी, जॉन मेंडल की हो, वाटर सॉल्टन की हो, थॉमस हंट की हो, मॉर्गन और अलग जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सब की रिसर्चेस में ये पता तो चल ही गया था कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। जितने भी न्यूक्लियस हैं, मतलब जो भी सेल आप देख रहे हो, कोई भी सेल ऑर्गेनेल देख रहे हो, उसके न्यूक्लियस में ही क्या मौजूद है, क्रोमोसोम मौजूद है। उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में ही पढ़ना स्टार्ट किया, न्यूक्लियस के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया कि न्यूक्लियस में ऐसा कौन सी चीज़ है जो इनहेरिटेंस हो रहा है। बट अभी भी ये क्वेश्चन बना हुआ था कि एक्चुअली में वो कौन सा मॉलिक्यूल है, बिकॉज न्यूक्लियस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियस में थ्रेड होते हैं, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स भी हैं, उसमें अदर मटेरियल्स भी मौजूद हैं। उन सारे मटेरियल्स में से कौन सा है जो जेनेटिक मटेरियल्स की तरह वर्क कर रहा है, ये अभी भी आंसर इसका नहीं मिला था। तो अब इस क्वेश्चन के बाद इसका आंसर मिला। फर्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे इन 1928, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, किसके ऊपर, स्ट्रेप्टोकोकस प्लूमेरिया, एक बैक्टीरिया होता है जो निमोनिया होती है उसको कॉज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियास का जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर रिसर्चेस किए इन्होंने, और बहुत ज़्यादा जो जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने देखा, ठीक है। जब ये बैक्टीरिया के ऊपर प्रॉपर रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रोसेस भी बैक्टीरिया के अंदर देखी थी। अब हम देखते हैं कि ड्यूरिंग दिस वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्या क्या कुछ फिजिकल फॉर्म में भी चेंज आए थे उनके, वो भी हम देखते हैं। ओके, यहाँ पे बताया गया है कि जो वो ग्रिफिथ जो कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज जैसे अभी आपने प्रीवियस पढ़ा होगा कि पहले ट्रांसफॉर्मेशन होता है, डीएनए में चेंज होते हैं। इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस यानी डीएनए का चेंज हो जाना, ये उन्होंने प्रॉपर तरीके से देखा था। एंड अदर कुछ इस तरीके के बैक्टीरियाज भी देखे जो सेम बैक्टीरिया हैं, यानी कि सेम जो उन्होंने कोर्स इन्होंने जो भी सेल लिया यानी स्ट्रेप्टोकोकस प्लूमेरिया जो लिया था, इस प्लूमेरिया में
लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ फिजिकल चेंज होते हुए भी देखे थे। सो ये जो फिजिकल चेंज हो रहे हैं उनमें, या जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी के थ्रू ये बता पाए कि जो डीएनए है दैट इज द जेनेटिक मटेरियल जो कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सो अभी हम देखते हैं कि वो किस तरीके से उन्हें ये पता लगा था। सो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जब उस बैक्टीरिया को वो ग्रो करवा रहे थे, सो बैक्टीरिया एक कल्चर प्लेट, प्लेट होती है एक जिसके ऊपर बैक्टीरियाज को ग्रो करवाते हैं। सो एक बैक्टीरिया को ये ग्रो करवा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके ऊपर जो बहुत स्मूथ शाइनी कॉलोनीज है, यानी कि देखो ये यहाँ पे हम इसे ग्रो करवा रहे थे। सो दो तरह के बैक्टीरिया बने, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, ठीक है। दो तरह के बैक्टीरिया यहाँ प्रोड्यूस हुए, जिसमें से जो ये बैक्टीरिया है वो कैसे है, स्मूथ, इनकी सरफेस है स्मूथ शाइनी सरफेस है इनकी, और इनकी जो कॉलोनीज है वो स्मूथ शाइनी कॉलोनीज है। इनके ऊपर बहुत जो इनका भी कवर है, जो आउटर लेयर वो काफ़ी स्मूथ है। और वहीं दूसरी तरफ देखा कि दूसरी जो कॉलोनी है ये वो कैसी है, रफ़ है। उसकी जो आउटर लेयर है वो कैसी जो है वो रफ़ है। तो ये उन्होंने पता चला कि ये क्यों है ऐसा। सो यहाँ पर उन्होंने देखा कि एस जो है, एक्चुअली एस बैक्टीरिया क्या करता है, म्यूकस यानी कि पॉलीसेकेराइड्स की एक कोटिंग कर लेता है अपने ऊपर। कौन, जो एस स्टेन या फिर जो स्मूथ शाइनी कॉलोनी है जिसे हम एस बोल रहे हैं, और जो रफ कॉलोनी जिन्हें हम आर बोलते हैं। तो जो एस स्ट्रेन है या फिर एस शाइनी कॉलोनीज जो हैं वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपने ऊपर म्यूकस की एक लेयर को कवर कर देते हैं, एक म्यूकस की लेयर की कोटिंग कर देते हैं। इसीलिए और वो लेयर किसकी होती है, पॉलीसेकेराइड्स की। एंड वहीं आर जो भी स्ट्रेन है या फिर आर जो कॉलोनीज हैं वो रफ इसलिए है बिकॉज उनके ऊपर किसी भी पॉलीसेकेराइड की कोटिंग नहीं होती है, ठीक है। और ये भी देखा गया कि अगर हम एस स्ट्रेन वाले से, यानी जिनके ऊपर पॉलीसेकेराइड की कोटिंग है, उससे अगर हमने इंजेक्ट किया इन अ माइस, तो माइस क्या होता है, डेथ हो जाती है माइस की बाय द निमोनिया डिजीज। बट अगर हमने आर स्ट्रेन किया तो वो क्या होगा, बिल्कुल भी उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, या उसमें किसी तरह के कोई डिजीज ट्रांसमिट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इनको हम देखते हैं। तो जैसे आपको बताया गया कि एस स्ट्रेन मतलब एक शाइनी स्ट्रक्चर वाले जिनके ऊपर म्यूकस की एक कोटिंग है, पॉलीसेकेराइड्स की कोटिंग है। जब एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, माइस यानी चूहे के अंदर जब उसे इंजेक्ट किया गया तो चूहा डेथ हो गया, उसका चूहा मर गया। वहीं हमने अगर आर स्ट्रेन यानी कि जो रफ सरफेस वाले हैं उनको हमने इंजेक्ट करवाया तो चूहे को कुछ नहीं हुआ, चूहा नॉर्मल जैसे रहता है वैसे ही रहा, जिंदा रहा, बिकॉज उसमें कोई न्यूमोनिया डिजीज ट्रांसमिट नहीं हुई। तो इतना हमें अभी तक समझ में आ गया था कि एस स्ट्रेन ही वो ऐसा स्ट्रेन है जो न्यूमोनिया को कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से न्यूमोनिया हो रहा है। बिकॉज पहले तो माइस को कुछ नहीं था, बट जब हमने उसमें एस स्ट्रेन डाला देन वो डाइट हो गया ड्यू टू न्यूमोनिया। सो ये पता चल गया था कि एस स्ट्रेन ही है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द न्यूमोनिया के लिए, एंड जो आर स्ट्रेन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जिन जिन में हम आर स्ट्रेन डालेंगे उन माइस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट उन्होंने एक और कोशिश की, एक और एक्सपेरिमेंट किया। इन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ग्रिफिन ने क्या किया कि जो भी बैक्टीरिया थे जो कि क्या कॉज कर रहे थे, न्यूमोनिया कॉज कर रहे थे, उन्होंने उनको किल कर दिया। यानी कि जो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे जिनके ऊपर एक कोटिंग है पॉलीसेकेराइड्स की, उनके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है उन्होंने उसको प्रॉपर तरीके से हीट किया, एंड हीट करने से क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया। या फिर जेनेटिक मटेरियल जो भी रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं वो क्या हो गई, हीट की वजह से वो इनेबल होगी, वो काम नहीं कर पा रही थी। सो उन्होंने देखा कि जब वो क्या कर रहे, एक हीट करने के बाद, यानी कि ऐसे स्ट्रेन को हीट करने के बाद उन्होंने इंजेक्ट किया किसी माइस के अंदर, तो माइस जिंदा रहा। क्यों, बिकॉज उन्होंने उसको हीट कर दिया था। सो वो फिनोमिनन अभी वहाँ प्रॉपर वर्क नहीं कर पाया और न्यूमोनिया नहीं हुआ, जिससे वो चूहा जिंदा रहा। बट अब इन्होंने लास्ट जो ये पॉइंट किया था, यही जहाँ पर चीज़ें चेंज हुई, जहाँ पर इन्होंने क्या किया कि एक एस स्ट्रेन यानी कि जो जिस पे पॉलीसेकेराइड की कवरिंग है उस वाले बैक्टीरिया को, लेकिन किल्ड फॉर्म में, ठीक है। अभी वो किल्ड फॉर्म है, उसे हमने डीएक्टिवेट कर दिया है किसी तरीके से हीट करके। सो अभी वो एक्टिवेट नहीं है। इनर सेल जो उसका एस स्ट्रेन है वो उस सेल्स के अंदर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, लेकिन उस सेल्स के साथ साथ एक लिविंग सेल जो कि आर स्ट्रेन की थी वो भी उन्होंने इंजेक्ट की।
यानी कि एक एस सेल को, एस स्ट्रेन को, जो कि कैसा होता है, स्मूथ है, शाइनी है, जिसके ऊपर पॉलीसेकेराइड की एक कोटिंग है, बट उसके अंदर जो भी मटेरियल है उनको उन्होंने हीट कर दिया है, हीट करने की वजह से वो डीएक्टिवेट है राइट नाउ। वहीं अगर हम आर की बात करें तो आर वो कैसे होते हैं, जिनके ऊपर किसी तरह की कोई शाइनिंग कवर नहीं थी, म्यूकस की कोई लेयर नहीं है, कोई कोटिंग नहीं है, निमोनिया भी ये कॉज नहीं करते हैं। सो ऐसे को उन्होंने क्या किया, बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया, और उनके जो भी मटेरियल्स है उनको उन्होंने हीट नहीं किया, जिससे वो जिस लिविंग फॉर्म में थे उस लिविंग फॉर्म में रहे। आफ्टर दैट जब इनको हमने इंजेक्ट किया एक माइस में, तो माइस की डेथ हो गई। तो अब यहाँ से ये क्वेश्चन बनकर आया कि क्योंकि जो निमोनिया कॉज हो रहा था वो तो एस स्ट्रेन की वजह से हो रहा था, और हमने अगर एस स्ट्रेन को इसके प्रीवियस डाइट फॉर्म में डाला था, डेड करके उसको हीट करके डाला था उसको, तो माइस जिंदा था, उसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक में चेंज नहीं हुए। तो लेकिन और नेक्स्ट में भी तब भी उन्होंने उसको डेड फॉर्म में डाला, तो क्यों माइस मर गया ड्यू टू द निमोनिया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से अराइज हुआ। सो अब इसका आंसर किस तरीके से फाइंड हुआ वो हम देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे बेटा ये बताया गया कि जो एस स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन का जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल एस से बाहर आता है, बिकॉज वो एस सेल में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, तो वो उस एस सेल से बाहर आता है। एंड देन जो आर स्ट्रेन है, उस आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है, उसके जेनेटिक मटेरियल को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, ये कैसे डिजीज़ कॉज करने वाले हो जाते हैं, और जिसकी वजह से माइस के अंदर भी वो डिजीज़ चली जाती है। बिकॉज अगर वो उसी सेम डिजीज़ से मरता है तो और आर जो कि है जिसके पास कोई भी म्यूकस की कवरिंग नहीं है और वो डिजीज़ कॉज ही नहीं कर सकता, तो देयर इज़ नो अदर रीज़न। बस यही एक रीज़न है कि एस स्ट्रेन का जो डेड फॉर्म में निकला, ये हीट करने के बाद जब वो किल्ड फॉर्म में है, देन वो बिकॉज अपनी सेल में वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है, तो वो दूसरे दूसरे जेनेटिक मटेरियल के पास जाता है और उसके स्ट्रक्चर में चेंज लाता है। सो ये किस तरीके से हुआ, ये इस तरीके से हुआ कि जब एक जनरेशन से कोई दूसरी चीज़ जा रही है और वो उसके जेनेटिक मटेरियल के रूप में वहाँ पे वर्क करी। बिकॉज हमें यहाँ पे क्या पढ़ रहा था, हम यही पढ़ रहे थे कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चीज़ें जा सकें। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रूव हुआ कि यस वन डीएनए से या फिर वन स्ट्रक्चर है दूसरे स्ट्रक्चर तक जेनेटिक मटेरियल पास होते। ठीक है। अब उन्होंने यहाँ बताया कि अब जो इंजेक्ट किया था उन्होंने मिक्सचर जो उन्होंने इंजेक्ट किया था एस और आर का बैक्टीरिया का, जिस लेकिन उसके बाद क्या हो गया, माइस मर गया। तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि ये जो उन्होंने रिकवर किया कि जो लिविंग फॉर्म है वो डेड फॉर्म माइस के लिए होता है। अब उन्होंने देखा कि एस और जब आर को एक साथ डाला तो माइस मर गया, तो दैट मीन्स देयर इज सम रीज़न। तो उस रीज़न को और फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने रिकवर कर लिया एस बैक्टीरिया को माइस की बॉडी से बाहर निकाला और वापस से उसके स्ट्रेन को चेक करना स्टार्ट किया। उन्होंने ये देखा बेटा कि जो बैक्टीरियाज हैं, कौन से आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया है, उनमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, उनके जो न्यूक्लियर सब्सटेंस है या फिर जो भी जिनमें चेन स्मूथ सरफेस थी एंड ऑल, सॉरी रफ सरफेस थी, ये सारी चीज़ें, उनमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, कुछ चेंज हो गया है। और ये चेंज किसकी वजह से आया, ये चेंज आया है बाय अ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। मतलब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में से को जब हमने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब वापस निकाला, बाहर निकाला बॉडी से, तो हमने उसमें देखा कि जिस तरीके से हमने इंजेक्ट किया था, अब उसमें क्या हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और ये ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ है, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वापस निकल कर आता है, जिससे ये पता चलता है कि जो ट्रांसफॉर्म हुए, जो एस से बैक्टीरिया या एस से जो भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल ऐसे ट्रांसफॉर्म हुए, और ये क्या करते हैं, ये आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को सिंथेसाइज करते हैं, चेंज कर देते हैं, किसमें, स्मूथ पॉलीसेकेराइड्स की कोटिंग के द्वारा। मतलब पहले आपको यही कहते बताया गया था कि उस पर एक रफ सरफेस है, उस पर कोई पॉलीसेकेराइड्स की कोटिंग नहीं है, बट वापस से जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया आया और आर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया आता है, वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया की सरफेस में चेंज कर देता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है, और वो आर जो है रफ है वो कैसे हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। और जो स्मूथ है वो हमें पहले से पता है कि वो कैसे होते हैं, वायलेंट होते हैं, यानी कि वो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इस वजह से वह जो माइस था उसके अंदर डिजीज़ चली गई और वो डेथ हो गई उसकी। इस तरीके से हमें पता चलता है कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म होते हैं फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन। अब इस तरीके से एक बायोकेमिकल नेचर मटेरियल
सो हमें ये पता चल गया कि ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, बट अभी भी कुछ बायोकेमिकल नेचर है जो अभी वेल डिफाइंड नहीं हुई थी इनके एक्सपेरिमेंट से। इतना तो मैं बिल्कुल पता चल गया था कि यस, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो कुछ चीज़ें ही हैं स्पेसिफाइड न्यूक्लियस के अंदर, वही चीज़ें क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, बट अभी भी एग्जैक्ट नेचर अभी हमें उसका डिफाइन नहीं पता चला था। नेक्स्ट, सो बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अभी जो हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल देखा कि किस तरीके से चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं और होती हैं इन अदर सेल्स। सो इसके प्रायर मतलब इसके पहले जितने भी वर्क हुए, जैसे कि ऑक्सफोर्ड एवरी वाला, कोलन मैकडोनाल्ड वाला, माइकल मेलॉन, एमसी कार्टी द्वारा जो भी जेनेटिक मटेरियल के रिगार्डिंग टेस्ट वगैरह के एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने एक बात बताई की थी कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, मे बी आप प्रोटीन। इन्होंने बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक प्रोटीन है। बट जब उन्होंने वर्क देखा, और किसका, ग्रिफिन सर का वर्क जो भी प्रीवियस हमने देखा था, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल पर वर्क किया गया, जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट की बायोकेमिकल नेचर पता करना स्टार्ट किया, देन और सारी चीज़ें क्लियर होकर आई। सो उससे तीन चीज़ें पता चलती हैं कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि जो भी बायोमोलिक्यूल्स जो एग्जैक्ट सेम है या पर्टिकुलर वही चीज़ है, वो कैसे इन्होंने पता की। सो वहाँ उन्होंने क्या किया कि बायो 3 मॉलिक्यूल्स उन्होंने प्यूरिफाइड करके बाहर निकाले। एक था प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए। सो ये 3 मॉलिक्यूल्स थे जो कि बायोमोलिक्यूल्स उन्होंने फ्रॉम द एस सेल, जो एस सेल डेड फॉर्म में यूज़ की गई थी, जिसकी वजह से आर सेल में चेंज आ गया था और आर सेल क्या हो गई थी, एस सेल में कन्वर्ट हो गई थी। क्या मतलब, ये क्या कहना चाह रहे हैं, बिकॉज देखो बेटा, पहले उन्होंने क्या किया था कि एक एस सेल लिया, ठीक है, एक एस सेल थी वहाँ पर, ये कैसे थी, डेड फॉर्म में थी, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं था, अभी ये हीट कर दिया था हमने इसको, तो ये कैसे थी, डेड फॉर्म में थी। और फिर एक आर सेल थी जो कि क्या थे, लिविंग फॉर्म में थी। बट जब डेड सेल फॉर्म में होने के बावजूद इसने इस आर सेल के फॉर्म को चेंज कर दिया और ये एस सेल की तरह बिहेव करने लगी, एस सेल की तरह हो गई। तो दैट मीन्स कोई जेनेटिक मटेरियल पास हुआ था। तो अब लेकिन ये पता नहीं था कि वो जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। उसके लिए 3 तरह की चीज़ें थी वहाँ पर, प्रोटीन्स भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। तो प्रोटीन, डीएनए, आरएनए तीनों चीज़ें उन्होंने वहाँ पर ली और कॉज पता करने की कोशिश की कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि यहाँ पर जो चेंज हुआ, एक जो डिस्कवर अलग से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो नेक्स्ट डिस्कवर हुआ, नेक्स्ट यहाँ से चीज़ें पता चली कि जो डीएनए है, जो डीएनए है दैट इज़ द अलोन, वही एक अलोन ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो कि एस बैक्टीरिया से, जो कि कॉज, जिसकी वजह से जो आर बैक्टीरिया है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था बिकॉज ऑफ एस बैक्टीरिया। अब ये कैसे पता चला, ये किस तरीके से पता चलता है कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है। इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे पहले उन्होंने क्या लिया, पहले प्रोटीन लिया, ठीक है, पहले प्रोटीन लिया, उसको टेस्ट करके देखा, प्रोटीन के जो भी जेनेटिक मटेरियल्स हैं उनको उन्होंने निकाला और फिर उनमें चेंज करके देखा। इन सिर्फ और सिर्फ इस प्रोटीन को उन्होंने इंजेक्ट किया, उस एस सेल के सिर्फ प्रोटीन्स निकाले और इस एस सेल के प्रोटीन्स को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया इन आर सेल, यानी जो आर जो बैक्टीरिया था, स्मूथ बैक्टीरिया, उसकी सेल में ट्रांसफॉर्म करने को दिया। बट इसकी सेल में कोई चेंजमेंट नहीं आया, जो पहले से था वो पहले का वैसे ही वैसे रहा। तो इससे बात समझ में आई कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएज होते हैं, उनकी वजह से कोई चेंज नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब कि अगर हमने सिर्फ एस यानी कि स्मूथ स्ट्रेन का प्रोटीन निकाला और प्रोटीन निकाल कर हमने सिर्फ उसको एस जो आर स्मूथ, आर रफ स्टेन है, उसके ऊपर हमने डाला, उसके अंदर इंजेक्ट किया, तो उसमें वो एस में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो दैट मीन्स कि प्रोटीन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक चेंज। वहीं दूसरा उन्होंने क्या निकाला, आर एन ए डाइजेस्टिव एंजाइम यानी आर एन एस को भी यूज़ किया। सो देन जब आर एन एस को यूज़ किया गया, उसे भी इंजेक्ट, उसे निकाला गया फ्रॉम द एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन से उन्होंने आर एन ए को निकाला और उसे इंजेक्ट किया इन आर स्ट्रेन, उन्हें आर एन में स्ट्रेन किया। देन उससे भी वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ। दैट मीन्स
आरएनए भी वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर उन्होंने स्टार्टिंग में 2 बातें बताई कि उन्होंने डिस्कवर किया कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं या फिर आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जब आप उनको कन्वर्ट कर यानी आरएनएज और प्रोटीनेज को जब हम डाल रहे हैं इन द माइस, उनके एस जो कोटेड है यानी रफ स्ट्रेन है उसकी बॉडी में अगर उसे हम डालते हैं, सो वो कोई बिल्कुल अफेक्शन नहीं हुआ, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई चीज़ें देखने को नहीं हुई। जैसे प्रीवियस आपको बताया गया था कि आर बैक्टीरिया चेंज हो गया था एस बैक्टीरिया में बिकॉज ऑफ एस का जो डीएनए है उसकी वजह से, एस का जेनेटिक मटेरियल उसकी वजह से। बट जब उन्होंने प्रोटीन्स और आरएनए को यूज़ करके देखा तो वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट उन्होंने डीएनएस का यूज़ किया और डीएनए को यानी कि जो एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया है उसका सिर्फ डीएनए निकाला, बिकॉज 3 जेनेटिक मटेरियल हमें मिले थे अभी तक, डीएनए आरएनए और प्रोटीन। उन्होंने एक बार एक चीज़ों को इंजेक्ट करके देखा। जब उन्होंने डीएनए को निकाला तो डीएनए एस सेल से बाहर आया एंड जिस तरीके से वो रेप्लिकेट होता है, रेप्लिकेट हुआ एंड देन उसने फिर आर स्ट्रेन को अफेक्ट किया और आर स्ट्रेन में क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और आर स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्मेशन होने से वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। एंड एस स्ट्रेन में जैसे वो कन्वर्ट हुआ तो जिसकी वजह से ये पता लगाया गया कि यस, डीएनए ही एक वो ऐसा मटेरियल है, डीएनए ही कॉज करता है ट्रांसफॉर्मेशन। एंड डीएनए कॉज ट्रांसफॉर्मेशन करने की वजह से डीएनए ही एक वो जेनेटिक मटेरियल है जो इनहेरिटेड मटेरियल है, जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या करता है, आगे जाता है। ओके बट अभी भी जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं हमारे, सारे बायोलॉजिस्ट इससे कन्विंस नहीं हुए, उन्हें अभी ये चीज़ें सही नहीं लगी थी वो, बिकॉज उनके आगे और रिसर्चेस होंगी तब और क्लियर होगा। बट येस, ये आगे जाके इसी चीज़ को और रिसर्च किया गया था, बट यहाँ पर ये चीज़ें प्रॉपर क्लियर हो गई थी कि जो डीएनए है वही आगे जाता है इन द नेक्स्ट जनरेशन एंड इनहेरिटेंस होता है एंड इनहेरिट, और फाइनली डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल।